अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ डायमंड सिटी स्कीम 33 में। यहाँ पर एक नामी ग्रामी रियल एस्टेट जिसका नाम अल नाफे इंटरप्राइजेस है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब फुरकान सलीम साहब, जो कि CEO हैं अल नाफे इंटरप्राइजेस, और इसके साथ साथ आप माशाल्लाह समाजी कामों में भी पेश रहते हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और सर, काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? ऑलमोस्ट 6 ईयर हो गए, 6 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? बहुत बेहतर है यहाँ की मार्केट। देखें, स्कीम 45 या गुलशन मेमार एक हब है। स्कीम 33 इसमें जो सोसाइटीज़ आती हैं, क्योंकि शहर का हाल आपको मालूम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। अब किसी को भी घर बनाना है, किसी को भी मूव करना है, तो वो स्कीम 33 की तरफ आते हैं लोग ना। और स्कीम 33 में गुलशन मेमार एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और बहुत अच्छी और ऑथेंटिक सोसाइटी है। इसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं, बेसिक सारी सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और प्लॉट वगैरह की कीमतें क्या चल रही हैं? नॉर्मली 120 गज का मकान यहाँ पे 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बिटवीन मिल जाता है, ठीक है ना। और 200 गज का अगर आप मकान लेने जाएँ तो वो 2.25 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक मिलता है। तो ये लोकेशन पर डिपेंड करता है, सेक्टर पर डिपेंड करता है। नया मकान है तो उसका रेट अलग होगा। 3.5 करोड़ का नॉर्मली नया मकान चल रहा है। 120 गज का प्लॉट मेमार में, गुलशन मेमार में 85 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक है। गुलशन मेमार में अपार्टमेंट जो हैं तकरीबन 30 लाख से स्टार्ट होते हैं और आपका 1.5 करोड़ तक भी हैं और इससे ऊपर भी हैं, 2.25 करोड़ के भी हैं। सही ना। ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आया कि नया फ्लैट है कि पुराना फ्लैट है। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? अल नाफे इंटरप्राइजेस यहाँ गुलशन मेमार के अलावा गुलशन मेमार की तमाम सराउंडिंग की सोसाइटीज़ में डील करती है, जैसे कि गार्डन सिटी हो गया, डायमंड सिटी हो गया, कॉटन सोसाइटी हो गया, आपका कस्टम सोसाइटी हो गया, PTV हो गया। सुपर हाईवे पे JFS बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी, वहाँ पे हम डील करते हैं। 7 वंडर सिटी में कमांडर सिटी है, न्यू फातिमा सिटी है, फातिमा ड्रीम सिटी, वहाँ पे अल नाफे इंटरप्राइजेस डील करती है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आप लोगों के काम में कितनी तेज़ी देखने में आई? पोर्टल के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, सही ना। आपकी जो वर्किंग है वो स्मार्ट हो गई है, सही ना। डिजिटल वर्किंग हो गई है। क्लाइंट के लिए भी बहुत इजी हो गया है अपनी इन्वेंट्री परचेस करना, मकान परचेस करना, और हमारे लिए भी बहुत इजी हो गया है। आपके ख्याल में क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? असूलन बढ़नी चाहिए पुराने घर की कीमत, लेकिन ये है कि परचेजर जो है वो उसकी पेमेंट नए घर के मुकाबले में नहीं करता। कहता है ओल्ड मकान है तो नॉर्मली प्लॉट से थोड़ी सी ज़्यादा ओल्ड मकान की वैल्यू लगती है यहाँ पे मार्केट में। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? ब्रोकर हो गया या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है ये आपको प्रॉपर गाइड करता है, सही ना, प्रॉपर एडवाइस करता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, घर बनाने के हवाले से, और ये आपका टाइम बचाता है। सपोज अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं होगा तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आप कौन सी सोसाइटी में कितना सरमाया लगाएं और किस टाइम लगाएं। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक फ्लैट मकान लेते हुए सोसाइटी को देखना चाहिए कि सोसाइटी कितनी स्मूथ है, कितनी ऑथोराइज है। सोसाइटी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, बिल्डर का बैकग्राउंड देखना चाहिए। जैसे कि मकानात हैं या फ्लैट हैं, ये तो ऑलरेडी सोसाइटी डेवलप होती है, इसमें अगर पोजीशन मौजूद है तो इतना इशू नहीं होता। बस उसकी डॉक्यूमेंटेशन का इशू होता है कि सोसाइटी अथेंटिक है, उसमें कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। अलबत्ता अगर हम कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं किसी न्यू सोसाइटी में तो वहाँ पे NOC चेक की जाती हैं बिल्डर्स की, कि आया कि उसके पास तमाम NOC मौजूद हैं, और कंसर्न जो इदारे हैं आपका MDA KDA या जिस इदारे से भी वो सोसाइटी कंसर्न है, SDA हो गया, तो वहाँ से ऑथोराइज है यानी, ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? नॉर्मली अल नाफे इंटरप्राइजेस की ये कोशिश होती है कि कोई डील कैंसिल ना हो, सही ना, उसको हम ऐसे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाएं। सपोज अगर कोई डील कैंसिल हो जाती है तो उसका टोकन उसकी अमानत होता है, हमारी कोशिश होती है कि उसका टोकन उसको रिटर्न कर दिया जाए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के 2 खरीदार हों और दोनों ही बजटों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? देखें, जो पहले आया होता है, जिसने पहले ऑफर दी होती है, पहला राइट उसका बनता है, सही ना। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आया कि उसकी ऑफर क्या है, मतलब जिसकी ऑफर अच्छी होगी और जिसका पेमेंट टाइम कम होगा तो नॉर्मली सेलर जो है उसको प्रेफर करता है। एक आम शख्स अगर कभी अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वो जो चीज़ बेच रहा है वो मिट्टी है और आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो चीज़ सोना है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दोनों पार्टी, बोथ पार्टीज के साथ ये मसला आता है, ठीक है ना। अब जब वो अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करने खड़े होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम अमाउंट मिल जाए इसकी, सही ना, और ख़रीदार चाहता है कि उसको मिनिमम अमाउंट में सौदा मिल जाए। तो इस वजह से दोनों को हर्डल्स आती हैं, उसको बेचने में आती हैं, उसको खरीदने में आती हैं, ठीक है ना। जब परचेजर ये खरीद रहा होता है प्रॉपर्टी तो वो ये समझता है कि उसको बहुत महंगी प्रॉपर्टी मिल रही है। सेलर जब सेल कर रहा होता है वो समझता है वो अपनी चीज़ बहुत सस्ती बेच रहा है। तो जैसे हमारी कोशिश ये होती है हम मार्केट के हिसाब से डील करें। सपोज सेलर आता है तो हम उसको मार्केट वैल्यू बताते हैं और उसकी डील जो है मार्केट वैल्यू पे करवाने
लगाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कीम 33 का इलाका कैसा है? देखें, स्कीम 33 बहुत आइडियल जगह है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और घर बनाने के हवाले से भी बहुत आइडियल जगह है। यहाँ पे जैसे कि स्कीम 33 या गुलशन मेमार हो गया, गुलशन मेमार बहुत आउटस्टैंडिंग सोसाइटी है। यहाँ पे अगर बारिश हो जाए या कोई मसला हो जाए तो ना पानी खड़ा होता है, ना लोड शेडिंग भी नहीं होती, ना पानी का मसला है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छी जगह है और घर बनाने के हवाले से भी बहुत अच्छी जगह है। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उससे मतलब इतना ज़्यादा मुतमईन तो नहीं है कि जो अभी गवर्नमेंट है इसकी वजह से रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, क्योंकि उन्होंने कुछ नए टैक्सेस लगा दिए हैं। सपोज जैसे कि पहले फाइलर पे 1% था, अभी 2% हो गया, और नॉन फाइलर पे जो परचेजर है और 2% था नॉन फाइलर पे, सही ना। अब उस पर जो नॉन फाइलर है उस पर 7% हो गया परचेजर पे ना। तो ऑन टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जब हम जाते हैं ट्रांसफ़र कराने तो उस पर बहुत भारी अमाउंट लगती है ट्रांसफ़र पे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स को सरकारी इदारों में लीज, सब लीज और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग जाता है। सपोज हम कोई सेल डीड कराते हैं तो उसमें अगर हम मोस्ट अर्जेंट कराएं, एक्स्ट्रा पैसे दें, मतलब एक्स्ट्रा रिश्वत दें, तो 1 से 1.5 महीने में आपकी सेल डीड आती है। अगर सपोज हम एक्स्ट्रा पैसे ना दें, रिश्वत ना दें, तो ये 1 साल तक का भी टाइम ड्यूरेशन लग जाता है इसमें। तो ये बहुत स्लो काम होता है। अच्छा, आमतौर पर आप लोगों को बिल्डर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीज़ें होती हैं उसमें? देखें, अल नाफे एंटरप्राइजेज जो है नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करती है। जो रिक्वायरमेंट होती है आपके क्लाइंट की, अच्छे बिल्डर्स जो ऑन टाइम डिलीवर करते हैं, जैसे कि GFS बिल्डर्स हैं, इनका प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी, यहाँ पे अल नाफे एंटरप्राइजेज काम करती है ताकि वो क्लाइंट को ऑन टाइम डिलीवर कर देते हैं। जो बिल्डर ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते तो अल नाफे एंटरप्राइजेज नॉर्मली उन प्रोजेक्ट पे, उन बिल्डर्स पे काम नहीं करती। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशंस वगैरह बन रही हैं, आपके ख्याल में क्या उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं या इसे कागज़ के हद तक ही महदूद है? जो पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए उन्होंने अपने इदारे बनाए हैं उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। पॉजिटिव इकदाम है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मतलब यही कि लेकिन ये कि वो अपनी डिमांड्स मनवा तो नहीं पाते गवर्नमेंट से, लेकिन ये कि सोसाइटी की हद तक जो है पॉजिटिविटी है उनकी। आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें आप मटेरियल किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के काम में जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है और क्लाइंट का जो बजट होता है उसके हिसाब से मटेरियल लगता है। सपोज अगर उसको अमरेली स्टील इस्तेमाल करना है या फैल्कन का सीमेंट इस्तेमाल करना है अपने घर में, अपने मकान में, या आपका लकी सीमेंट यूज़ करना है, जो उसका बजट होगा, जिसके मुताबिक हमारा उसके साथ एग्रीमेंट होगा, जो तय होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके मुताबिक हम उसके बजट के मुताबिक उसको तैयार करके देते हैं। गुलशन मेमार या और स्कीम 33 डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से कैसा है? गुलशन मेमार जो है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत मतलब पक्की और अथेंटिक सोसाइटी है। इसके मतलब इसमें ना कोई डुप्लीकेशन होती है, ना कोई इसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला होता है, और वेरिफिकेशन का सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा है। बाज़ एस्टेट एजेंट्स दूसरे एस्टेट एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन बिल्कुल गिरा देते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ब्रोकर्स हैं, जो चलते फिरते ब्रोकर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम ये काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो ऐसा करते हैं जो मार्केट को ख़राब करते हैं, मार्केट की गुडविल ख़राब करते हैं। ना उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का पता होता है, ना कंसल्टेंसी का पता होता है, ना वो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट सही जगह पार्क करवा पाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी वजह से मार्केट में इमेज ख़राब जाता है। तो नॉर्मली क्लाइंट्स को चाहिए जो प्रॉपर कंसल्टेंट है उससे रिव्यू करें और उसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू पार्क करवाएं। अच्छा, आप माशाल्लाह GFS बिल्डर्स के ऑथराइज्ड डीलर भी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि GFS के हवाले से उनके जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ज़रा हमारे नाज़रीन को कुछ तफसील से बताएं। GFS बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी सुपर हाईवे पे, सही ना। इसके 2 फेज़ हैं, एक फ़ेज़ 1 और एक फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो है आपका DHA सिटी के बराबर में बिल्कुल, और फ़ेज़ 2 इसका जो है नूरियाबाद पे, ठीक है ना। तो उस पर हम डील करते हैं। वहाँ पे आपका फ़ेज़ 2 में गोल्ड ब्लॉक है, गोल्ड ब्लॉक के प्लॉट्स में हम डील करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका 7 वंडर सिटी में जोड़िया बाज़ार, जहाँ पे टोटल शॉप्स हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पे शॉप्स हैं। 8 बाय 10 की शॉप है और हाइट जो है उसकी 18 फीट है। तो एक शोरूम है, तमाम शॉप्स एक साइज़ की हैं, सेम साइज़ की हैं, और सेकंड फ्लोर पे इसके फूड कोर्ट बनेगा ना, जहाँ पे सारे ब्रांड्स आएंगे। तो वहाँ हम डील करते हैं। अगर बिल्डर का रेट गोल्ड ब्लॉक में 25 लाख रुपए का है तो वही प्लॉट अगर आप अल नाफे एंटरप्राइजेस के थ्रू बुक कराएंगे तो वो प्लॉट आपको 15 लाख 16 लाख रुपए का पड़ जाएगा। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका ब्रोशर अभी 25 लाख रुपए का भी नया रेट जो बिल्डर ने 25 लाख रुपए के निकाले 120 गज के प्लॉट, वही अगर आप बुक कराएंगे अल नाफे के थ्रू तो वो प्लॉट आपको 15-16 लाख रुपए में मिल जाएगा 120 गज का। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया था और काफ़ी मुश्किल बना दिया गया था, लेकिन आजकल जो है ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जो नई सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया GFS का 7 वंडर सिटी का, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान्स इस तरह के होते हैं जिससे बहुत ईजी हो गया है। कोई भी जॉब करता है, कोई पर्सन, कोई मतलब सैलरी पर्सन है, तो उसके लिए घर बनाना या एक आम आदमी के लिए घर बनाना ईजी हो गया है, क्योंकि पेमेंट स्केड्यूल इस तरह के आ गए हैं कि कंफर्टेबल हो गए हैं। 4 साल
साल 5 साल 6 साल के इंस्टॉलमेंट्स हैं। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? प्रॉपर्टी का काम का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब तक लोग हैं, लोगों ने घर तो बनाने हैं, घर तो मतलब हर किसी की नीड है, बेसिक नीड है। लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर भी वेरी करता है कि गवर्नमेंट के हालात, मुल्क के हालात कैसे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रहने के लिए घर हर किसी को चाहिए, तो जब तक लोगों को घर चाहिए तब तक प्रॉपर्टी का काम चलता रहेगा। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? देखें, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बंदा जितनी भी कोशिशें और काविशें करता है वो फैमिली के लिए करता है। तो लेकिन रियल एस्टेट एक अच्छा काम है, अच्छी फील्ड है, इसमें आपको टाइम फ्रीडम भी मिल जाता है। देखिए, मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो ऑन कॉल होती है। जो फैमिली इवेंट्स होते हैं उसमें भी अटेंड कर लेता है। फैमिली डिस्टर्ब ज़रूर होती है क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन यह है कि हर वक्त आपने ऑफिस में या कहीं बाउंड नहीं होना, आप आज़ाद हैं, मतलब टाइम फ्रीडम भी है, इसमें आज़ादी भी है। अच्छा, आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। जो अपना घर परचेज़ करना चाहें या अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पार करना चाहें, सही ना, उसके लिए ये है कि वो प्रॉपर कंसल्टेंट से रिव्यू करें, सही ना, प्रॉपर कंसल्टेंसी लें। उससे ये होगा कि उनका टाइम किल नहीं होगा, उनका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। और जिस एरिया में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उस एरिया के जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, जो उससे कंसर्न है, उससे मशवरा लें, ना कि वो चलते फिरते किसी और से मशवरा लें। मैं जनाब फुरकान सलीम साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल नाफे इंटरप्राइजेस के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर इन्वेंटरीज देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उसका पेज आपके सामने हाजिर हो रहा होगा। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आपका कभी भी डायमंड सिटी स्कीम 33 प्रॉपर्टी लेन देन के हवाले से आना हो, आपने आना है तो सिर्फ अल नाफे इंटरप्राइजेस पर आना है। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।